धरती और आसमान पासवान पासवान, ऊपर आसमान नीचे साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध करोड़ों करोड़ों दलितों के महिला डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो। संघर्ष तो जारी रहेगा लेकिन मेरा मकसद पूरा हो। नेम सिंह पहले जिससे मैं कह रहा हूं, जो मैं सोच के चला था वो यहाँ पूरा हो गया है। और भीड़ तो हमारे जो साथी आए हैं, सारे साथी जानते हैं हम लोग बहुत भीड़ में गए, वहां से गुजरे और निकल के बाहर आए। अब कुछ कर गुजरने की बात है। आज की जो ये सभा है, इसका जो सफल संचालन किया है भाई रूप सिंह भारती जी ने, भाई चंद्रसेन भारती जी, और अब तो दो वरिष्ठ बीच में हैं, और ये बलबीर सिंह जी जो मुरादाबाद मंडल के प्रभारी उन्होंने बनाया है। और ये काफी दिनों से आवश्यक के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और दिनों से चल के आए। भाई अर्जुन सिंह अभी आपके बीच में ललकार रहे थे, वो भी दिनों से आए हैं। मेरे साथ भाई आसाराम सरोज जी जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और मुझे लगता है जब से रिटायर हुए तब से मेरे साथ लगे हैं। और एक पहला नौजवान रिटायर, आधी रात को अगर आप कह दीजिए दरोगा चलना है तो ये चल देंगे। अब इनको ये नहीं पता है। अभी मेरे साथ भाई जितेंद्र बहुत जुझारू साथी हैं, और रास्ते में मैंने कहा कि आप संचालन करना, तो मुझे लगता है कि भाई रूप सिंह को आपने कमान दी है और बड़े सजगता से इन्होंने अपना काम पूरा किया है। बधाई। इसलिए शायद लगा कि संचालन करने वाला कम बोल पाए, और जितेंद्र भाई बोलना चाह रहे हैं, और इनके बोलने से जो समाज को लाभ हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि जो उनका अध्ययन है उसके हिसाब से इन्होंने इतिहास के पन्नों को पढ़ा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। राकेश बहादुर जी मोटरसाइकिल लेके रास्ते में मिले, जी कहीं फंस गए हैं, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं, वो भी जुझारू साथी हैं। वीरपाल जी और कीर्तचंद पासी जी, फरूल सिंह पासी जी, भाई चंद्रपास जी जो अमरोहा से आए हैं, सेठ जी संभल से आए हैं, राजेंद्र बिजनौर से आए हैं, एक राजेंद्र, दो राजेंद्र, तीन राजेंद्र, ये के साथी करीब 10-12 लोग आ गए ठाकुर द्वारा से हैं, और उत्तराखंड के भी साथी हैं, काशीपुर के साथी हैं, हाँ धर्मपाल जी भी हैं, हमारे केंद्रा प्रधान जी हैं जो मुरादाबाद के हैं,
और गेंदालाल प्रधान जी और गेंदालाल मासी जी जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, आज भी बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये कहीं विचलित नहीं हुई, चाहे पद पे रहे और चाहे पद पे न रहे, ऐसे साथियों की जरूरत है समाज की। उनको भी बधाई। और वरिष्ठ सहयोगी है, सूरज पासी है, उत्कर्ष पासी है और मांगेराज पासी है। केदारनाथ भाई जो परिषद के प्रदेश के प्रभारी हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे साथी हैं, उनके पास जो भी प्रभार हो और जरूर साथी हैं। लखपत भाई हमारे कैशियर हैं, संगठन को चलाने के लिए धन संपदा इकट्ठा करते हैं और बड़े तन्मयता से काम करते हैं। हमने पैसा मांग लिया है केदार जी से कि हम आएंगे तो दिन बिल भराने पैसा दे दीजिएगा, वो चाहे लखपत से मांगे और मतलब है मुझे जाने से इसी मौके पर मांगने का तो बात आगे बढ़ जाएगी। भाई जिनको अभी वरिष्ठता के क्रम में श्री राम बात होती है, मिशनरी साथी हैं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है 4-5 साल तो हो गए रिटायर और हो गए, और जब से रिटायर हुए हैं इनका भी झोला एकदम टका रहता है, चाहे वो लखनऊ जाना हो, चाहे यहाँ आना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, ये लगे रहते हैं। केदार भाई के साथ जी हमारे बीच में आए हैं और धर्मपाल जी तो अभी बता रहे थे, इतनी तो बड़ी स्थिति दयनीय है। ये आरएसएस के बंदे हैं और आरएसएस में ये काम कर रहे थे और पूरा जीवन अर्पण किए। इनको लग रहा था कि जो आरएसएस कह रही है वही सब कुछ है। बाद में जब आप जैसे साथियों को बीच में आया और इन्होंने भगवान को बात सुनी, बाबा साहब की बात सुनी और इनका जो कृतज्ञता होगा दिखाई पड़ रहा है, ये आरएसएस के बदौलत नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत था। इनका चमक कुछ और था लेकिन दिख कहीं और है, लेकिन इन्होंने बड़ी ईमानदारी से वहां से वापस, जैसे घर वापसी होती है, ये अपने वापस आके अब बाबा साहब के मिशन में आपने इनकी भाषा देखा होगा, सबको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि इनको आपको जैसे लोगों को शिक्षा मिला। तो ये हमारे जितने मंच पे बैठे हैं और सबसे बड़ी बात तो जो हमारे बहने जो नौजवान साथी बैठे हैं, इनको मैं नमन करना चाहता हूँ क्योंकि इनको क्या पता था कि हमें कहाँ बैठाया जाएगा और ये कहाँ बैठे हैं ये भी। वैसे भी ये सड़क पे रहते हैं और जब बैठाया गया है तो इनके पीछे पंखा भी नहीं चलता। मैंने इनसे बार-बार कहा कि पंखा अगर होता कि बाहर वो बाहर उधर जा रहे हैं, ये बाहर उधर न जाते। इनको अब लगता है ये दिन मुसीबत से गुजर रहे हैं, अब इनका वो मुसीबत का दिन दूर होने वाला है क्योंकि नीम सिंह बहलिया जैसा साथी इनको मिल गया है। मैं अपनी बात तो शुरू करूंगा बाद में। नीम सिंह बहलिया समाज का उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का अगर कहीं साथी पकड़ा जाता है, आज देखिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है, न राशन कार्ड है, न वोटर लिस्ट है, न इनके पास रहने का घर है। पुलिस को अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें और कोई सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता है, बहलिया समाज मिलता है, उसको उठा के बंद कर, ना अपनी एप्लीकेशन लिख सकता है, ना पुलिस से बात कर सकता है, फिर करेगा कौन इनकी बात? जो बड़े-बड़े संगठन चला रहे हैं उनको सड़क पर जाने की फुर्सत नहीं है, मीटिंग में ही जाना है, तो बहलिया समाज को कौन देखेगा? ऐसे तमाम समाज, दलित समाज के, अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके बीच हम लोगों का जाना बहुत मुश्किल होता है, हम वहां नहीं पहुंच सकते। भवननाथ पासवान इस हाल में मुझे लगता है 2-3 बार अपनी बात रख चुके हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से। आज फिर मैं उसी प्रांगण में आया हूँ, लेकिन थोड़ा
स्वरूप बदला हुआ है। स्वरूप सिर्फ बदला इतना है कि उन दिनों भवननाथ पासवान किसी संगठन में काम कर रहा था और आज भवननाथ पासवान संगठन स्वयं चला रहा है। इतना स्वरूप बदला हुआ। और क्यों? मैंने जो मंथन किया है पूरे अपने जीवन की शुरुआत से लेके 28 साल तक भारत सरकार की नौकरी पोस्टल डिपार्टमेंट की करने के बाद आज नौकरियों की चर्चा होती है। चपरासी में भर्ती होने के लिए, सफाई कर्मी होने के लिए लाखों रुपए देने के लिए काम करते हैं लोग। हमने अपनी नौकरी लाखों की छोड़ी है। पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें आप अंदाज लगाइए कि मेरे हैसियत का दिन लाख सवा लाख रुपए का भागीदारी वो होगा। अगर मैं लाख 2 लाख या 10 लाख कमा लेता, करोड़ों कमा लेता, आपके बीच में क्या काम करने के लिए मुझे अवसर न मिलता। तमाम साथी ऐसे हैं जो कर्मचारी अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, वो मौका नहीं मिला। कुछ हमारे साथी जो यहाँ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं यही पुराने चेहरे हैं। यही पुराने चेहरे काम करते हुए चाहे इधर बैठ के काम करें, चाहे इधर बैठ के काम करें, चाहे इधर बैठ के काम करें, यही दिखाई पड़े। ये डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जन्म क्या हुआ, अब क्यों हुआ, और ये नाम क्यों पड़ा? मुझे लगता है कि मुझे कहीं किसी से वक्ताओं से बात करने की जरूरत नहीं थी। एक चिंतन था और चिंतन ये था कि कैसे हम एकजुट होंगे। मन में आया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले बहुत लोग हैं और बहुत सारे संगठन है उत्तर प्रदेश सरजमी पे। 10,000 संगठन रजिस्टर्ड है और सभी को वही बात कहने का अवसर मिलता है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और करते करते 50-55 वर्ष तो मेरा हो गया। ऐसे मेरे तमाम साथी रिटायर्ड भी हो गए और आज भी कहते हैं शिक्षित बनो, आज भी कहते हैं संगठित हो। ऐसे लोगों को जो संगठन चला रहे हैं उनको जोड़ने का काम तो हमने बखूबी किया था, जिनके माध्यम से तमाम हमारे साथी से परिचित हुए। लेकिन ये तमाम जो संगठन चलाने वाले लोग हैं इनको मिलना चाहिए। अक्सर सभी लोग कहते हैं एकजुट हो जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। मैं मंथन करता रहा साथियों, ये कैसे खत्म होगा, तो समझ में आया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को एक राष्ट्रीय मंच होना चाहिए और जब एकता बनेगी तभी राष्ट्रीय मंच काम कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे कहीं ढूंढने का अवसर नहीं मिला, अपने आप जवान पे आता गया कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच होता है तो सारे लोग जो एकता की बात करते हैं, संगठित होने की बात करते हैं, हो सकता है कि एक मंच पे आ जाए और इसकी बहाली करते हैं। 11/11/2011 को हमने नौकरी छोड़ी और साल भर मंथन करते रहे कि आखिरकार अगर हम नेता बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, मिनिस्टर बन गए, तमाम अकूत धन मेरे पास होगा और वो धन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग करेंगे। मेरा समाज एकदम छोटा रहेगा, उसको कुछ नहीं। इसलिए हमने नौकरी छोड़ने के बाद ये मंथन करता रहा और फिर 12/12/2012 को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना हुई। स्थापना करने के बाद भी मैं किसी संगठन में काम करता रहा, विचलित नहीं हुआ, अपनी विचारधाराओं से मैं काम करता रहा और कभी सोचा था कि हमारे साथ पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो दलितों की बात करेंगे, हमारी बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बात छुपी नहीं है। हमारे तमाम साथी अब
बड़े असमंजस में है कि हम जाए तो कहाँ जाए और करेंगे तो क्या करेंगे। साथियों, हमने इस मंच का स्थापना किया और स्थापना के बाद जैसा एक कार्यकारिणी होती रजिस्टर्ड, इसको बनाया गया और उसके बाद काम करना शुरू किया। तो 14 के बाद 14 का मेरी पहली मीटिंग हुई और जब हम अपने इसके स्थापना दिवस बना रहे थे लखनऊ में, तमाम साथी हमारे यहाँ से मुरादाबाद से गए थे और पूरे उत्तर प्रदेश के साथी धीरे धीरे आए और तब तक एक साल में हम राष्ट्रीय स्तर पे हमारे साथियों ने उसको गठन करने की कोशिश की। 14/12/2014 जो पहली मीटिंग हुई, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि विस्तृत रूप से जो मैं करने आया था, हमारे साथी उसको जानेंगे, समझेंगे, करेंगे और जुड़ेंगे तो आगे कारवां बढ़ेगा। उन दिनों जब 14 राज्यों के लोग, आसाम जैसे दूर प्रदेशों के लोग हमारे बीच में 2-4 के बीच में आए, मेरा हौसला बढ़ा कि निश्चित तौर पे हम कामयाबी पाएंगे और देश भर में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। साथियों ने अभिनंदन सिंह पहलिया जो कह रहे थे, हमारा पहला टारगेट उठा जब उत्तर प्रदेश की सरकार 2012 में आते ही हमारा अपमान तो किया ही किया, हमारे महापुरुष का भी अपमान किया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण की छुट्टी कैंसिल किया और माननीय काशीराम जी के जन्मदिन की छुट्टी कैंसिल की। हमारा पहला टारगेट था कि मैं कोई और लड़ाई नहीं लड़ूंगा। कर्मचारी अधिकारी की लड़ाई लड़ने वाले बहुत लोग हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो मेरा अपमान सदियों से होता रहा, मेरे सम्मान के लिए जिन्होंने लड़ा है, अगर उनका भी अपमान शायद हो रहा है तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर शुरू किया साथियों, 15 महीने लगातार हर महीने प्रेस के साथियों से वार्ता करना और धरना देना, बाबा साहब की स्टेचू पे हजरत कर, और इसके साथ उसी महीने में गवर्नर से समय लेकर उनसे ज्ञापन देना और ज्ञापन में पूरी मांग रखना कि बाबा साहब जिस संविधान से आपने शपथ लिया है, उसी संविधान निर्माता के परिनिर्वाण की छुट्टी आपने कैंसिल किया। ये घोर अपमान है दलित समाज का, ये उसको वापस किया जाए, ये मांग हमने रखी। दूसरी मांग हमने रखी, ये तमाम जो सोई हुई कौम थी दलितों की, उनको जगाने का काम माननीय काशीराम जी ने किया। 15 मार्च को उनका जन्मदिन की छुट्टी कैंसिल की गई, उसको बहाल किया जाए। भाई गेंदालाल पासी ने अभी बताया, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और देश की आजादी में वीरांगना उदा देवी ने जिस बहादुरी का परिचय दिया, अपने मक्का पासी जो उनके हस्बैंड थे, उनका जब अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था, उनके सम्मान में उनका बदला लेने के लिए 36 अंग्रेजों का मारकर मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी थे, आज तक इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको भी पढ़ाने का काम किया जाए और उनके 16 नवंबर को छुट्टी को जो 16 का मुद्दा मेरा था, जो कर्मचारी अधिकारी हमारे जो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं पाए थे, वो हाई कोर्ट के डिसीजन का 4 जनवरी 2011 को डिसीजन था, जो कोर्ट का डिसीजन था, जिसके चलते आज तमाम हमारे साथी निपट हुए। कोर्ट ने जो कहा था कि दलितों की दक्षता, दलितों की भागीदारी, दलितों का पिछड़ापन देख दिया
उत्तर प्रदेश के गवर्नर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको बात करने का। तो जब हमने पूरा 5 मुद्दे उनको दिया तो उन्होंने कहा पहला प्रचार, ये बैठे हैं हमारे साथ, 5 लोगों को परमिशन मिला था जिसमें तमाम पढ़े लिखे लोग थे और नेम सिंह पहलिया ये कहते रहे कि चूंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए तमाम जगहों से मुझे किनारे कर दिया जाता है और मुझे वहां तक ले नहीं जाया जाता। सबसे पहला नाम नेम सिंह पहलिया को वहां रखा गया था। हमारे साथ बड़े उत्साहित लोग थे, 22 लोग थे, उसमें एक साथी बिहार का भी था, एक साथी छत्तीसगढ़ का। उनको लग रहा था कि गवर्नर से मिलने का मौका मुझे मिलेगा, लेकिन गवर्नर से मिलने का मौका उनको नहीं मिला। 5 आदमी में हम 5 आदमी गए और जब मुद्दा पढ़ के सुनाया तो गवर्नर कह रहा है कि भाई पासवान जी ये तो सामाजिक मुद्दा है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं। तो हमने कहा सर ये पूरा सामाजिक संगठन भी है और सामाजिक बात ही करने आएगा, राजनीति करने वाले बहुत लोग आपको क्या करेंगे। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी हमारे विपरीत में है और मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे इनका जो सम्मान हम लोगों के समाज में जा रहा है हमारे महापुरुषों का, उसको वापस दे। गवर्नर साहब ने उस दिन एकदम कमिटमेंट किया कि ये मुद्दा जेन्युइन है और मैं आपके साथ हूँ, मैं लिखूंगा। इस मुद्दे को लेकर गवर्नर ने जो लिखा उसके बाद मुझे 10 बार मिलना पड़ा, 10 बार गवर्नर को मैंने चिट्ठी दिया और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। जो भाई फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं है। मैं बहुत दिन चला के आया हूँ, लेकिन एक सामाजिक दायरे में रह के हमने काम किया। 2012-14 अप्रैल 2015 ये संघर्षों को चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 2015 को बाबा साहब के 6 दिसंबर के परिनिर्वाण की छुट्टी बहाल कर दिया और ये चीज अभी हमारा संघर्ष जारी। संघर्ष अकेले नहीं हो सकता। संघर्ष जब तक सारे लोग एक नहीं होते हैं, आप चाहे जिस पार्टी के नाम, मैं तो यहाँ समझ रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, हो सकता भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हों, हो सकता कांग्रेस के भी लोग हों, उनसे इससे लेना देना नहीं। जो जिस पार्टी में काम करना चाहता है बिल्कुल करे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी मना भी नहीं। वो तो कल्पना कर रहे थे कि इस देश की सत्ता दबे कुचले लोगों के हाथ में जाए, इसीलिए उन्होंने शायद कहा था कि सत्ता की चाबी ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इसलिए राजनीतिक साथियों से भी मेरा कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप राजनीति में हो, राजनीति करो, लेकिन समाज के हित में काम करो। चाहे आप कांग्रेस में जाओ, चाहे भाजपा में जाओ, चाहे सपा में जाओ, चाहे बसपा में जाओ, जिससे हमारे नहीं है। आप जाइए, अगर आप जाते हैं, काम करते हैं समाज हित में, तो निश्चित तौर पर समाज में कोई बैरिकेडिंग नहीं लग सकती है। वो आपके साथ जनता चल पड़ेगी, आपका साथ देगा और आप हमने सोचा अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने एक जबरदस्त इशारा किया है शिक्षक। हम लोगों ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संगठित करो। हो सकता है कि हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने इसको दिया, शिक्षित करो, संगठित हो, संगठित करो। और 50-55 वर्ष की उम्र में मैं भी यही कहता चला, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने इस स्लोगन में भी थोड़ा सा तब्दीली किया और उस स्लोगन को क्यों कहते हुए शिक्षित बनते बनते तमाम हमारे साथी तमाम पदों पे पहुंच गए हैं, चाहे वो डॉक्टर की कुर्सी पे हो, चाहे इंजीनियर की कुर्सी पे हो, चाहे आईएएस की कुर्सी पे हो, चाहे पीसीएस की कुर्सी पे हो, चाहे कलेक्टर की कुर्सी पे हो। तो तमाम साथियों से मैं आग्रह करने निकला हूँ कि अब तक हम शिक्षित बनने का नारा दिए थे, अब नारा देना होगा शिक्षित करो, शिक्षित बनो का नारा बदल के अब खुद पढ़े लिखे साथियों को अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेना होगा कि उस नारे को किस
शिक्षित करो का नारा देना होगा। अब शिक्षित किसको करोगे भाई? जो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर और IAS IPS हैं उनको करोगे? जो खुद पढ़ाते हैं उनको करोगे? नहीं। जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करने की जरूरत है। संगठनों को बुलाकर हमने एक मंच बनाया, बड़े पैमाने पर जो संगठन चला रहे लोग उनको इकट्ठा किया। अब उसमें भी तब्दीली करनी है। अब शिक्षित करो के साथ साथ संगठित करो का भी नारा देना होगा। और संगठित करो का नारा इसलिए कि हम उन लोगों के बीच में जाएंगे जो असंगठित लोग हैं। संगठित लोग तो ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे हैं, मोहल्ले में संगठन बना के काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उदाहरण के रूप में आप देखते हैं, तमाम दबे हुए लोग बस्तियों में रहते हैं, उनके पास किसी को जाने की फुर्सत नहीं है। तमाम बामसेब के साथियों ने पहले काम किया और उनको माननीय काशीराम ने जो निर्देश दिया था उस तरह से काम करते करते काम किया और आज ये जागरूकता आई। उनसे सिर्फ भाई जेठालाल जी आधा घंटा की बात कर रहे थे, मैं भी आधा घंटा की बात करना चाहूंगा, 1 घंटे की बात करना चाहता हूँ कि आप सर्विस में हैं, आपको फुर्सत नहीं मिलती है गली मोहल्ले बस्ती में। उन दिनों लोगों ने अपने घर से 1 घंटे पहले निकलने का बात करी थी और 1 घंटे पहले जाकर बस्तियों में घूमते टहलते तब ऑफिस पहुंचते थे और ऑफिस से छूटने के 1 घंटे बाद अपने घर पहुंचते थे। अगर ये लोग ये श्रृंखला चलता रहता, अब तो मुझे लगता है कि बड़े हमारे अंदर जो अय्यासी आ गई है, जो हमारे अंदर आलस आ गया, जो हमारे अंदर तब्दीली आ गई है, वो हमारे पास आने वाली सुविधाएं, हमारे पास जितना सुविधा वो तीनों मुझे लगता है कि साइकिल से चल कर लोग ऑफिस जाया करते थे और रास्ते में रुक के 2-4-10 परिवारों को शिक्षित करते थे। और उसका शिक्षा का कारण यही हुआ कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हमारी मुख्यमंत्री बनी, 4-4। क्या शिक्षित होने के बाद अब तो तमाम हमारे जो अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुर्व्यवहार ये सब हो रहे हैं, ये तो खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं खत्म हो गया तो खत्म कब होगा? खत्म तो तब होगा जब हमें जब होकर लड़ने के लिए तैयार होंगे। डिफेंस करते करते हम बहुत मार खा चुके हैं भाई, वो मारता जा रहा है, हम डिफेंस करते जा रहे हैं। नहीं, अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, एक विंग तैयार करना होगा। जैसे शिक्षकों का विंग तैयार हुआ, कर्मचारी अधिकारियों का विंग तैयार हुआ, सामाजिक संगठनों का तैयार हुआ, ऐसे हमारे युवाओं का भी संगठन तैयार होना चाहिए। और संगठन के माध्यम से एक कमान, हमारा कमांडर होना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो उसके सारे खर्चे वर्चे हमारा संगठन निर्वाह करेगा और वहां हमारी टीम जाके काम करेगी और उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी क्या होता है, अभी भी हम जातियों में बटे हुए हैं। अगर जाटव समाज में हो रही घटना तो फांसी कहता हमसे क्या लेना देना है, उसके ऊपर हो रही है। फांसी पे हो रही जाटव कहता हमसे क्या लेना देना, तो फांसी पे हो रही है सुधर नहीं पा रहा, घटकों पे हो रही हमसे क्या लेना देना, ये उस पे हो रहा। जब तक हम ये नहीं कहेंगे ये घटना मेरे ऊपर हुई है, ये घटना का भुक्तभोगी हम हैं, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। और ये लोग मानते हैं। अभी हमने लिखा, व्हाट्सएप पे साथियों को बताया, उना की घटना थी। उना की घटना कोई बहुत जबरदस्त घटना नहीं, सिर्फ जो मेरे पैसे में हमने छोड़ दिया था, जूता चप्पल बनाने के लिए चमड़ा उतारने का काम किया था, जिसको तुमने सौंपा था, वो काम मैं कर रहा हूं। हमने कोई अलग से काम नहीं किया। आज तुम्हें जागरूकता हुई और चमड़ा ले जाने, मरी हुई गाय के चमड़ा ले जाने वाले साथियों को बांध के घुमाए और मारा गया, उनका चमड़ा उतारने का काम किया। हमने उस पर लिखा कि जहां दलितों को मरी हुई गाय से भी बदतर समझा जाता है, उनके लिए दलित इंसान नहीं है बल्कि गाय महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को हम कैसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, ये सोचने का विषय है। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। एक दलित छात्रा के साथ दोबारा व्यभिचार इसलिए किया जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और 2013 में उस
घटना को दोहराने के लिए, और जब वापस नहीं हुआ तो उसको दोबारा उसके साथ में विचार किया गया क्या इसके लिए दलित जिम्मेदार है या दलित ही बोलेंगे। जो शासन सत्ता में है, जो सरकार में है, वो क्यों नहीं बोलेगा, दलित क्यों बोलेगा। साथियों, ये तमाम मार्मिक बात है। हम तो बहेलिया समाज के सड़क की बात करते हैं, हम चमारों की बस्ती की बात करते हैं, हम पार्टियों की बस्ती की बात करते हैं कि वो कमजोर लोग हैं, उन पर पीड़ा और लाठी बरसाई जाए। हमारे पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली बहन मायावती, जब उनके साथ अब शब्दों का प्रयोग हो सकता, उनके साथ व्यभिचार हो सकता करने की कोशिश करते हैं, तो जो गांव में रह रहा उसके साथ क्यों नहीं हो सकता है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या हम जिम्मेदार हैं, इसको सोचने की जरूरत है। साथियों, ये बहुत मार्मिक बात है। हमारे साथ जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जो प्रमोशन पाके अपनी पदों पे अच्छा काम कर रहे थे, उनका काम कहीं से गलत नहीं, फिर रिवर्ट क्यों किया, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए ये भी मेरे बराबर आ जाए तो संविधान का पालन कहाँ करें। समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कहाँ से उठेगी। ये कौन करेगा, जो सरकारों में है वो करेंगे, ये हम आम जन जो सरकारी नौकरी में नहीं है वो करेंगे, या जो संगठन चला रहे हैं वो करेंगे। निश्चित तौर पर बुलंदी की आवाज आप और हमको करना होगा। आज जो यहाँ आगाज हुआ, निश्चित तौर पर ये साथी जो चाहे जिस संगठन में हो, मैंने सिर्फ ये कहा था कि कुछ चुनिंदे साथी आ जाए, मुझे बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ की भीड़ भी मैंने देखी है, कर्मठ साथियों को भी देखा है, उसके बीच से निकल के मैं आज आना चाहता हूँ। और साथी नेम सिंह से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा बिल्कुल आप आइए। खुशी मुझे उस दिन मिली जब हमारे साथी जितेंद्र और सारे साथी बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे सफल बनाएंगे। मैंने कहा कि सफल तो हो गया, सफल तो तभी हो गया जब हमारे सारे साथी बैठ के मंथन करने लगे कि हम कार्यक्रम को कैसे सफल करेंगे, हम जान कैसे देंगे। गेंदा पासी जी से हमने कहा, दीपक जी से कहा, सूरज से कहा, कई लोगों से हमारी चर्चा हुई कि हमें सिर्फ आदमी चाहिए 4-5 आदमी, चाहे वो सहारनपुर का हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, चाहे वो शांति का हो, चाहे वो बिजनौर का हो, चाहे वो संभल का हो, चाहे वो हापुड़ का हो, चाहे वो गाजियाबाद का हो, चाहे नोएडा का हो, चाहे वो बिजनौर का हो, और चाहे वो मुरादाबाद का साथी हो। अगर 5 साथी आया तो मैं समझ रहा हूँ 45-50 आदमी आ जाएगा, और 45-50 आदमी हम अपने संदेश को दे सकते हैं। और उसमें आग्रह के साथ कहें, अभी तक मैंने किसी साथी को पदाधिकारी बनाने की कोशिश नहीं की, संयोजक बनाया, संयोजक जो संयोजन किया है वही अध्यक्ष बना है, और निष्ठा करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। आज मुझे तो मैं लखनऊ से चला, मैं हरदोई में रहा, हरदोई से शाहजहांपुर में रहा, कल रात हो गई मैं बरेली में रुक गया। इतनी देर अगर मैं वहाँ चलता बरेली में मैं रात रहा, तो इस तरह से मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट इधर देख के आया, बातचीत करता चला। और यहाँ जो मौजूद साथी हैं, जो मुरादाबाद के साथियों के साथ, बिजनौर के साथी हैं, संभल के साथी हैं, अमरोहा के साथी हैं, नागपुर के साथी हैं, और जो साथी नहीं इसका मतलब है कि मेरा मकसद जो कहने का था वो पूरा हुआ। आपकी सफल हुई मीटिंग, सफलता के लिए आप सारे साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ जो मूल बात क्या, चाहे जिस संगठन में चलो, चाहे जिस संगठन के पदाधिकारी रहो, और मैं भी किसी संगठन का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक संगठन ये है इसका पदाधिकारी हूँ। और मैंने अपने तमाम 22 राज्यों के लोगों को बीच में कहा कि जिस दिन मैं संगठन का निर्माण कर रहा था, बता रहा था, स्थापना करना चाह रहा था, उस दिन मैं गली कूचे का अध्यक्ष था, मैं जिले मोहल्ले का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जिले मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था,
मैं मंडल और प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और अगर 22 राज्य के लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तभी भवननाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वरना ये भवननाथ ही रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जिन साथियों को चुनाव करना होगा, उन साथियों के आज इस मंच पे चुनाव करके उनको राष्ट्रपति देंगे। दिक्कतें ये आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत लोग हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। आप देखिए गली मोहल्ले में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत लोग, एक जिले में 4-4, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, 10-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। मैं उन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को आग्रह करूंगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी जहां सामाजिक चिंतन हो, जहां सामाजिक कामन काज का मामला हो, वहां आपको आना चाहिए। आप भवननाथ को भी बुलाइए, भवननाथ आपके साथ आएगा। अगर आप इधर बैठाएंगे तो भवननाथ इधर बैठेगा, अगर उधर पीछे में बैठाएंगे तो भवननाथ जितना था। ये जो हजारों संगठन बन के तैयार हुए दसियों संगठन, उससे हमारे युगों का कारण है। हमने समझा है तो कायदे से समझा है, ये मेरे युगों का मामला था। जब मैं किसी से नाराज हुआ, मैंने एक संगठन बना लिया और उस संगठन को हम अलग चलाते रहे, चाहे 10,000 आदमी हो, चाहे 10,000 आदमी हो, संगठन चलता चला। कभी कभी हम कहते हैं हमारे पास तो 10 साल का संगठन। जातियों में जिक्र कर रहा था, जब पूरे देश के लोग 2012 को मंत्रालय में था, मैं बहुत चिंतित था। चिंतित इस बात का था कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानों की चुनाव हुए और चुनाव की मतगणना जो है 13 तारीख का, हमने 12 तारीख और 13 तारीख मुकम्मल किया। 12 को स्थापना दिवस होगा और 13 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तमाम हमारे शुभचिंतक साथियों ने कहा कि पासवान जी, ये जो आपने 12 तारीख रख लिया, 13 तारीख रख लिया, बहुत गलत डेट है, इसको आप चेंज कर दीजिए। और 13 तारीख के बाद जो भी डेट आप तैयार करेंगे, उसमें जो हारा हुआ प्रधान होगा वो भी आएगा, जो जीता हुआ प्रधान है वो भी आएगा। मैंने सारे साथियों को 22,000 बैठे हुए साथी, उत्तर प्रदेश के साथी के बीच में मैंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ। और एक बार बहुत स्पष्ट तौर से हमने बताया था, जो साथी यहाँ से गए होंगे सुनियो, बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने कहा ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये न कोई सम्मेलन है और न कोई रैली है। ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का स्थापना दिवस है। ये तो कोई नेता ही इंतजार करेगा कि भारी भीड़ होगी तब इसको किया जाए। मुझे कोई भारी भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जरूरत है तो ऐसे तमाम जो है समाज सेवी साथियों को जो हमारे बीच में चल के आए हैं, इनकी जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। और एक कार्यक्रम में पूरे रविंद्रालय में जगह नहीं मिला। ये कौन लोग थे वहां से? ये लोग पहुंच गए वहां से, जिस दिशा में मुझे नहीं आने दिया गया था, उस दिशा को भी भागते हुए लोग मुझे वहीं से ले आए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, हम ले जाएंगे और ले जाएंगे। इनके अंदर जो इच्छा शक्ति वो यहाँ तक ले आई। अगर इच्छा शक्ति ना होती तो पुलिस के जो 4-4, 10 लोग वहां बैठते थे, जितेंद्र बहुत IPS नहीं, हमारे संचालक महोदय IPS नहीं, ये IPS नहीं, इन लोगों ने भागते हुए बोला वो कहा चलो हम वहां जाएंगे और हम अंदर आ जाए बैठे, कुर्सी है साथियों। आज हम आपके बीच में आए हैं और संगठन को और गति देने के लिए आपसे हम सामने आए हैं। मैं आपको बताऊं 22 राज्यों में, बहुत राज्यों में तो मैं पहुंची नहीं, पहुंच नहीं पाया। एक झारखंड की मैं पोजीशन बता दूं, चाहे आप
आप दिल्ली देखा है, दिल्ली में जबरदस्त हमारा हमारे कुछ साथी कह रहे थे 10 आदमी तो है नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के कहा जाए। उन साथियों को पता चल गया कि 10 आदमी है कि नहीं है। दिल्ली में आपके अम्बेडकर भवन जब मैं पहले संगठन में था और जब मैं नहीं हूँ तब दिल्ली के अम्बेडकर भवन में कहीं जगह नहीं मिला, इतनी भीड़ होती है और ऐसे बरसते पानी सूरज यहाँ से मुरादाबाद जाकर देखा, यहाँ से रात में हमसे बात किया, जिस साधन को पहुंचा हो ये वहां पहुंच गया। मैं इसका चेहरा भी नहीं जानता, नाम भी नहीं जानता और ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में मिलो, अगर आना चाहते हो दिल्ली आ जाओ। दिल्ली पहुंच गया और ये ईमानदारी से बताया कि हाल भरा था नहीं भरा था, पूरी तरह से हाल भरा मिला। साथियों, मैं उत्तराखंड के साथी जो इधर बैठे हैं, काशीपुर के भी साथी है, वहां भी उत्तराखंड में भी बेटी हमारी जबरदस्त थी। मैं हरियाणा भी गया, पंजाब भी गया, मैं मध्य प्रदेश भी गया, होशंगाबाद भी गया, कई प्रदेशों में गया। झारखंड में मैं धनबाद से गया था, बातचीत करके चला। 15 साल से जो संगठन वहां अपना संगठन चला रहा है, जो साथी रांची के कमिश्नर रहे, जो वहां एडिशनल कमिश्नर रहे, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के चीफ इंजीनियर रहे, जो गेल के चीफ इंजीनियर रहे, जो कोल इंडिया के चीफ इंजीनियर रहे, इन सारे साथियों से टेलीफोनिक बात मेरी हुई और व्हाट्सएप फेसबुक देखते हुए उन साथियों के सारे संगठन अपने ढंग से बुलाया और वहाँ एक जो है संगठन जो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच है, जो कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू, जहाँ पूरे प्रदेश के लोग वहाँ मौजूद हो, वहाँ के कमिश्नर और हमारे संगठन के बीच जो बात है वो बड़ा प्रमुख स्थान है और उसकी देख रेख के लिए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच उसको अपने हाथों में लिया और कमिश्नर से लिखा पड़ी वो मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को और उसका देख रेख करने का कानून निर्धारित है। ये खबर सुन के रांची हाई कोर्ट सामने जो वहाँ लोग हैं, जो वहाँ कमिश्नर थे, उन लोगों ने सारी कमेटी करके उस बाबा साहब की स्टैच्यू को भी के लोगों ने उसको अपने हाथ में लेके उसके सुरक्षा करने के लिए काम करने के लिए इस तरह से वहाँ के साथ 20 क्लास अधिकारी है और ये लगने लगा मुझे कि निश्चित तौर पर हमारे जो जागरूक साथी चाहे जिस साथी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई साथी जरूरी ना यही संगठन चले। ये संगठन तो तब चलेगा जब आप चलेंगे, जब हमारे साथी चलेंगे, प्रदेश के लोग हैं, देश के लोग, तभी ये संगठन चलेगा और निश्चित तौर पर चलेगा। आज पूरे देश के संगठन को हम इनवाइट करने के लिए निकले हैं, पूरे चिट्ठी और वार्ता हो रही है और ये पूरा 22 राज्यों के लोग आपको 11 दिसंबर को फिर जाएंगे। हमने उनसे माफी मांगी कि आप लोग भीड़ न ले गए, 5 आदमी 10 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे, जिससे मैं आपको एक काम रोक सकूं। अगर बहुत लोग आ जाएंगे तो बड़ी रेडी हो जाएंगे और बड़ी हो जाएंगे, खाना नहीं ले पाऊंगा, रोक नहीं पाऊंगा और वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो 22 राज्यों के लोग आए वो प्रतिनिधित्व रूप में और जो उत्तर प्रदेश अभी 19 जून को हमने अपनी एक बैठक बुलाई और उसमें मात्र 50 जिले के लोगों को बुलाए। 50 जिले में 38 जिले के लोग वहां बैठे और 4 जिले के लोगों ने ये कहा था कि जो आप निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। हमने आपसे भी बात करी थी
कई साथियों से बात की थी, यहाँ सभी लोग गए थे, निश्चित ले गए थे, तो मुझे लगने लगा है कि मैं दिसंबर तक जिस रफ्तार से चल रहा हूँ उसमें जब आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के 75 जिले से प्रतिनिधि को लाने का काम करूंगा, उनको अमेठी को पहुंचाने का काम करूंगा और आएंगे। इसलिए जो हमारा ये मुरादाबाद रामपुर बरेली तक के लोग उधर बन गए हैं और बरेली रामपुर बरेली आपका जो शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, ये बदायूं है, ये मंडल पूरा उधर कंप्लीट है, वहाँ जरूरत नहीं है। और जो साथी पढ़ाते हैं उसको पढ़ा दूंगा। और यहाँ तक कि जो ये मुरादाबाद के साथी, बिजनौर के साथी हैं, जो हापुड़ के साथी हैं, संपल के साथी हैं और आपके सहारनपुर के साथी हैं, सहारनपुर के साथी नहीं आए हैं, मेरी बात हुई थी, वो लोग आने के लिए तैयार थे, कोई कारण हो जाता है, ऐसे कारण हो रहा हो तो साथियों ये संगठन के लिए मैं यहाँ आया था और ये आपके कंधे पे रख जाना चाहिए कि आप इस संगठन को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे सारे संगठनों के सम्मान की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि जो मेरे साथी जैसे हम अगर भवननाथ अपना आसमान है तो भवननाथ का आसमान रहेगा, ये लखपत सिंह है तो लखपत सिंह रहेगी। किसी को मर्ज होने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे संगठन में कर्मचारी बन ही जाए। जो साथी संगठन में नहीं है तो जो साथी संगठन में काम करना चाहते हैं, जैसे झारखंड के साथियों ने, ऐसे हमारे तमाम साथी हैं और वो साथी काम करने के लिए जहाँ तक, चाहे वो जिले का काम करना चाहे, चाहे वो मंडल का काम करना चाहे, चाहे वो प्रदेश का काम करना चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो तमाम साथियों को हम स्वागत करेंगे और वह अपने अनुभवों को, एक बात अभी जो शिक्षक का अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें, हमारे समाज के साथ शेयर करें। हम तमाम लोगों को अभी ये कह रहे हैं कि जैसे कोई हमारे बीच में कोई शख्स और जज अगर गया नहीं कहीं तो वो अपनी योग्यता बताएगा। जज को वैसे भी हम बैठाते हैं बड़े सम्मान से, IAS को बड़े सम्मान से बैठाते हैं, डॉक्टर को बड़े सम्मान से बैठाते हैं, इंजीनियर को बैठाते हैं और उनकी एक पीढ़ी समाप्त हो जाती है, वो अपने घर में सिमट कर रह जाते हैं। ये दावे के साथ कह रहा है कि हम तमाम ऐसे तमाम कर्मचारी योग्य साथी, चाहे वो जज हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, PCS हो, और चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उनको इस मंच के माध्यम से बोलने का अवसर मिले, उनको ले आइए सम्मानित करके। और जो अशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो 1 से लेकर 8 तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके बीच में जाने का मौका मिले। शिक्षित करो का मतलब मेरा ये है कि डॉक्टर को अपने जीवन काल की बात करनी है कि वो डॉक्टर कैसे बना और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जब वो मंच के माध्यम से बताएगा और बस्ती के दूसरे में जाकर कहेगा कि मैं डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा हूँ, तब मैं डॉक्टर बन पाया हूँ और तो संस्कृत पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता। इस तरह से अगर इंजीनियर बनने की बात है तो जब तक उसको ये नहीं पता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ेंगे हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम BA BSc करने के बाद हम जज नहीं बन सकते। तो ये शिक्षित लोगों को भी शिक्षित करना है और जो अशिक्षित लोग हैं उनको गाँव में जाके कहना है। भाई ये जो हमारे बगल में दरोगा जी बैठे हैं, इन्होंने शिक्षा की बात कही, इन्होंने बहुत गलत कहा है। ये बहुत बड़ी कमी हमारे जो है दिखाई पड़ रही है, वो सिर्फ शिक्षा की कमी है। शिक्षा का होता पहले का तो अपना इनका भी अपना कार्य होता, इनका भी अपना घर होता, इनका भी अपना राजनीतिक महत्व होता। भाई मेरे से पहले किस तरह से इस संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी में प्रदेश के व्यवस्था हो रही। एक और बता दूं, ये तो मीम सिंह बहेलिया, अगर नहीं कोई ड्रामा हो, यही कोई ठाकुर होता तो पूरे ये जो मुरादाबाद है ना उसका हल्का होता कि समाजवादी पार्टी। इसलिए हम भी नाम नहीं लेना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ जाए, ये कम से कम उठा पहल करना होगा। एक बात मैं वो कहना चाहूंगा
बात लंबी होती जाए, लेकिन जब तक बात जाएगी नहीं आगे बढ़ेगी नहीं। जो साथी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दूं। अगर हमने उसकी पहलिया की बात को जोड़ दो तो दारू पीने वाले, इन्होंने कहा संकेतों में कहा कि तुम साथी अगर दारू पीने वाले को बनाओगे तो दारू पीने वाला तुम्हें दारू पिलाएगा, तुम सिगरेट पीने वाले के साथ करोगे तुम्हें सिगरेट पिलाएगा। ये तुम्हारा धंधा नहीं। तुम्हें तो गुलाम बनाने का एक रास्ता बनाया गया कि अगर पहले तो जो प्रधान हुआ करता था कोई संभ्रांत परिवार अगर निकल रहा हो तो उसके बच्चे को घर में बुलाकर पहले बीड़ी पीने लगेगा तो बर्बाद हो जाएगा, फिर उसको दारू पिलाने लगते, थोड़ा एक गिलास तो पीले, कप तो पीले, इतना नहीं, और धीरे धीरे वो दारू के लत में आ जाता है, पूरे परिवार का खत्म हो जाता है। और एक साजिश और होती थी, जब हाई स्कूल कहीं टॉपर हो जाता था, हाई स्कूल पढ़ के वो फर्स्ट क्लास हो जाता था, तो उसको अपने विद्यालय में चपरासी रखी। बहुत अच्छा लगता है आपने सोचा चपरासी रखने के पीछे क्या समय था? चपरासी रखने के पीछे समय में ये था कि वो ब्रिलियंट है, आज हाई स्कूल फर्स्ट क्लास किया, कल इंटर फर्स्ट क्लास करेगा, बीएससी फर्स्ट क्लास जाएगा तो डीएम की कुर्सी पर पहुंचेगा, एक कलेक्टर की कुर्सी पर पहुंचोगे, ये जज बनेगा, इसलिए इसको यही पेश करना। ये भी तो समझ हम अपने साथियों को सजग करना चाहते हैं। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो जो कर्मचारी अधिकारी है कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, जो जागरूक साथी हैं 5 साथी अगर मिल जाएंगे, 10 साथी मिल जाएंगे तो उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, उसकी व्यवस्था करने का मौका मिलेगा। जहां तक रही बात इंजीनियर बनाने के लिए जो 2 लाख की फीस है उसमें भी झूठ है, जानकारी नहीं है, जो नहीं दे सकता है फीस उसके लिए फीस मिलती है सरकार से, एक विडंबना है सरकार की, उसको दलित विरोधी काम करने को चालू है, इसलिए स्कॉलरशिप जोड़ दे रहे, नहीं तो स्कॉलरशिप एक विधान बना हुआ है कि स्कॉलरशिप उसे मिलेगा और वो भी इंजीनियर बनेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको बिना पैसे के इंजीनियर बनाया जाएगा। वो ऐसी व्यवस्था सरकार के अंदर है, लेकिन जागरूक करने की जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत है। इंटर के बाद लड़का बैठ जाता है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, अपने भविष्य नहीं कराएंगे। ये तमाम विडंबना है। हमारी जो बहनें हैं, ये तमाम लोग अभी कह रहे थे कि पूजा पाठ में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, घरों में देवता पूजा, लोगों ने अभी कहा कि इनको निकाल बाहर कर, वो आपको निकाल बाहर करती है पहले और आपके घर में घुस गए। अगर आप अपना घर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कोई भी घुस सकता है। देवी देवता तो आप उठा के ले गए, और जब आप मंदिर बनाते हो, जब आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, उसके बाद वो ब्राह्मण बताई देता कि अब तुम घुस नहीं पाओगे, अब ये मंदिर हमारी हो गई, और मंदिर में घुसने नहीं देते। जो पहले आदिकाल में था आज भी वही है, आपको सुनने को मिला। ये जो देख रहे हो अच्छे अच्छे कपड़े, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर आपके पास ये ना होगा, ये अस्त्र ना होगा, ये संविधान ना होगा, कुछ ना होता, पूरा खेती पे कब्जा, पूरी जमीन पे कब्जा, पूरे मीडिया पे कब्जा हमारा है, रास्ता नहीं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जो रोजमर्रा की काम करते, जो मजदूरी करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो ईटा गाड़ा करते हैं, जो नाली खोदते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते। अभी लोगों को समझ में आ रहा हो कैसे पढ़ सकते हैं, हम रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप इसलिए मंच से बोल रहे हो कि तुम पढ़े लिखे परिवार हो, पढ़ लिए हो, नौकरी कर रहे हो, इसलिए कह रहे हो तुम भी पढ़ा सकते हो। हाँ, दावे के साथ कह सकता हूँ पढ़ा सकते हो, लेकिन आपको संकल्प लेना होगा। नेम सिंह ने कहा कि जाते जाते संकल्प ले, संकल्प ये लेना होगा कि अगर मैं 30 दिन दारू पीता हूँ, हफ्ते भर दारू पीता हूँ, कोई भाई
बुरा नहीं मानेगा, सुन लो, समझ में आएगा तो हम कर देंगे। अगर हम महीने भर दारू पीते हैं, एक दिन का दारू खर्चा कोई हाथ उठा के बता दे, कोई अभी बताए। ये नहीं होगा कि तुम पीते हो, सिर्फ बता दो कि कितना होगा। एक दिन दारू पीने के लिए कितना पैसा खर्चा? 500-600 रुपये खर्चा होगा। 5-6 और 30 दिन पियोगे तो कितना हो? 15-20 हजार। एक बच्चे के फीस कितना होता? बड़ा ध्यान से सुनिए, एक बच्चे की फीस कितनी होती? एक बच्चे की फीस कॉन्वेंट में पढ़ाओगे तो 500 रुपये, बल्कि 200 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये, कहीं कहीं 50 रुपया है। आप कहते हो मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता इसलिए कि हम मजदूरी करें। बच्चे की 150 रुपया की फीस, 200 रुपया की फीस, 500 रुपया की फीस अगर हम नहीं जमा कर सकते एक महीने में, तो 500 रुपए एक रोज में पी सकते हैं? ये हो सकता है? पीने के लिए हो सकता है, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं हो सकता। चलो कोई दारू नहीं पीता है, बहुत अच्छा, छोड़ दीजिए उसको। बीड़ी पीता है, एक कट्टा बीड़ी कितने का? 10 का 5। एक दिन में कई कट्टा पी लेते होंगे? 10 वाली 2 पी लेते। आप पीता सुनिए, आपके जीवन में काम आएगा। 20 रुपए के पर डे आप बीड़ी पी के भूल देते, कोई बड़ी खर्चा नहीं है, बीड़ी तो पीना मेरी आदत बन गई। लेकिन बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, ये भी मेरी आदत। 20 रुपए की बीड़ी एक दिन में पीते हो तो 30 दिन में कितने की बीड़ी पियोगे? बच्चे की फीस कितने की है? अगर 150 रुपए फीस नहीं दे सकते हो, 600 रुपए पी सकते हो, तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर 2 कट्टा पीते हो, 1 कट्टा पियो, बच्चे की फीस जमा हो जाए। पियो, जी भर के पियो, जब समझ में आ जाएगा तो नहीं पियो। महीने भर पीते हो, अगर 2 दिन नहीं पियोगे तो बच्चे की चड्डी बनने आ जाएगी। आ जाएगी? बोलिए आ जाएगी? महीने भर वो बच्चा पढ़ेगा और चड्डी बन जाएगी, महीने जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता? एक महीने में तुम उसका किताब करके नहीं दे पाते हो, एक महीने में अगर आप नहीं दे पाते हो तो दूसरे महीने में उसका चप्पल और जूता भी ले आओ। 2 महीने बीतने के बाद आपका बच्चा उसी तरह से अपडेट हो जाएगा जिस तरह से दूसरे पढ़े लिखे लोगों का बच्चा अपडेट होता है, उसी तरह से आप बच्चा जाएगा। आप अगर अपने बच्चे को 5 तक की शिक्षा दे दिया, 5 तक की शिक्षा आपने दे दिया और वो क्लास में बैठने लगा, पढ़ने लगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5वें साल आपकी दारू खुद आपका बेटा बंद करा देगा। और इसलिए पापा जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो सारे लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारा बाप नशेड़ी है, तुम्हारा बाप दारू पीता है, तुम मेरे पास न बैठो। इसलिए अगर मेरी पढ़ाई आगे बढ़ाना है तो पापा दारू बंद करो। कौन ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे के पास नहीं माने? वो तब नहीं मानेगा जब वो नशे के धुन में रहेगा। हो सकता है तमाशा मान लो तो तुम स्कूल जाओ, तुम्हारा बेटा देखा मुझसे नहीं, रिक्शा चलाता होगा आदमी, जूते में पालिश लगा रहा हो आदमी, एक आदमी आज के डेट में अगर जूते में पालिश लगवाता है तो कितना रुपये देता है? 5 रुपये 10 रुपये देता, 5 रुपये 10 रुपये देता है। अगर ऐसी छोटी छोटी बचत, हम किसी से कर्जा नहीं मांगते, हम किसी से कर्जा लेना भी नहीं चाहते, जो मेरे मेहनत की कमाई में है उसमें मैं अपने बच्चे को पढ़ाना है। हम लोग कोई बहुत कप्तान के घर में नहीं, हम लोग कोई डीएम के घर में नहीं,
अगर एक पीढ़ी पीछे हम जाते हैं, उससे एक पीढ़ी पीछे जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो हमारे माँ बाप भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, नौकरियों में नहीं थे। मैं आपको सही बताऊं, सन 82 में मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हुआ और 82 में मेरी माँ कह रही थी पुलिस ना हो, पुलिस हो गए तो तुम गांव में जाके लोगों को लाठी चलाओगे, लोगों को मारोगे, इसलिए पुलिस ना हो। अगर वो शिक्षित होती तो क्या कहती? कहती मेरा बेटा दरोगा हो। और कही क्या उसने कही कि बाबू हो जाना लेकिन पुलिस ना हो। क्या समझ रहे? उनके निगाह में बाबू जो ऑफिस में बैठता है वो बहुत बड़ा होगा, उसको नहीं पता है डीएम का ऑफिस है, उनको नहीं पता है कि एसपी का ऑफिस है, उनको नहीं पता है कि एसडीएम का ऑफिस है, उनको नहीं पता है कि सीएमओ का ऑफिस है, उनको सिर्फ पता है कि ऑफिस है, तो ऑफिस में जो बाबू है वो बड़ा होता है, डीएम का कलेक्टर बड़ा नहीं। ये हम अभी तक अपने कर्मचारी अधिकारियों को विषय बात कर रहे थे और हमने लड़ाई लड़ी, 20 साल लगा था। हम जनरल ट्रेड यूनियन के लीडर रहे और इंडिया पोस्टल अकाउंट सप्लाई एसोसिएशन का हम जनरल सेक्रेटरी रहे, 18 साल लगा था। 2 साल हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे और यूपी पोस्टल कॉपरेटिव बैंक में 20 साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे, वाइस चेयरमैन रहे, चेयरमैन रहे, सारे काम हमने किया। 17 साल हमने संगठन को अपनी जवानी दी है, अपनी नौकरी दी है, हमने काम किया। हम जानते हैं लोग, हमने अनुभव लिया और ये मेरी जो सजगता रही, जो सहजता रही, उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो हमारे साथियों का सपोर्ट रहा, उसकी वजह से एक साल के अंदर 14 राज्यों में और 2 साल के अंदर 22 राज्यों में संगठन को करना हुआ। वो कोई बहुत आपके ऊपर कदमा नहीं लगा रहा, लेकिन हमारे साथियों ने साथ दिया और काफी साथी लगे हुए वो काम कर रहे हैं। हम समझते हैं जो हमारी माँ बहनें पढ़ी नहीं, बिल्कुल ये मान के चलो, जितने लोग पढ़े लिखे लोग वो आज यहाँ डांस नहीं कर रहे, ये जो कांवड़िया जा रहे हैं इनसे पूछिए कितनी शिक्षा इनके पास। ये कौन लोग हैं? ये हमारे अपने लोग हैं, नाचने वाले लोग, चाहे वो चमार होगा, चाहे वो बासी होगा, चाहे धोबी होगा, चाहे धानुक होगा, ये वही लोग हैं जो अशिक्षित लोग हैं और ये कहते हैं देवी माँ के गुण गाएंगे तो हमारे घर में सब चला। अरे इन पढ़े लिखे लोगों से पूछो जो सरस्वती की पूजा करता है, पूरा भारत में सरस्वती की पूजा करता है और वैज्ञानिक अमेरिका में पैदा होगा, यहाँ का नहीं पैदा होगा। हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते, धन की देवी की पूजा करते और सबसे गरीब भारतवर्ष है, 157वां देश भारत है। अरे जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आ रहा कि तुम शिक्षित नहीं। दीपावली मनाते हो, हमने कहा दीपावली में इतने तेल फूंक देते हो, एक दिन में 4 लीटर तेल दिवाली में भर के जला देते। 4 लीटर तेल तो तुम्हारे महीने भर का है, 2 महीना चलाओगे, एक दिन जला के तुमने खाक कर दिए। और लक्ष्मी की खुशी में आपको जेब का जो नोट होता है ना, उस नोट को लेके बाजार में जाते हो और मच्छी का बर्तन खरीद के लाते हो, उससे कहते हो कि लक्ष्मी मेरी घर भर दे धन से, वो घर भर देगी। तुम्हारा पैसा जिससे तुम साड़ी ले सकते हो, ब्लाउज ले सकते हो, कुर्ता ले सकते हो, राशन ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, तेल ले सकते हो, उसको तुमने बाजार में लेके मट्टी खरीदी है। मट्टी की बनी हुई लक्ष्मी करे तुम्हारा क्या भला किया आपने? जो गरीब है वो गरीब है और जो अमीर है वो अमीर है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए शिक्षा इसलिए जरूरी है, हमारे लोग और हमारे पूर्वज देश आजादी के पहले जो सबसे बदतर पोजीशन किसी की थी तो
चाहे वो ब्राह्मण के घर की महिला हो, चाहे वो ठाकुर के घर की महिला हो, चाहे दलित के घर की महिला हो, उसकी पोजीशन वही थी। वो अपने चौखट से बाहर निकल के अपनी बात नहीं करते। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने इन महिलाओं की जो बेड़ियां बंधी हुई थी, गुलामी की बेड़ियां थी, उसको काटने का काम किया। अभी किसी सभा में घर की महिलाओं को कहा कि आज अम्बेडकर की जयंती है, जिसने तुम्हारी बेड़ियां काटी है, जिसने तुमको आजाद किया है, जिसकी वजह से तुम डॉक्टर बन गई हो, जिसकी वजह से तुम इंजीनियर हो, IAS IPS बन गई हो, जिसकी वजह से महिलाएं मुख्यमंत्री बन रही हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रही हैं, ये कौन है? किसने अधिकार दिया है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब नमन करने की बात आती है तो कहते नहीं, ये तो दलितों का मसीहा, ये हमारा मसीहा नहीं है। हम कभी तीन पूजेंगे, हम दुर्गा लक्ष्मी पूजेंगे, लेकिन बाबा साहब को नहीं पूजेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा महिलाओं के लिए मस्ट है। इसलिए मस्ट है कि अगर एक महिला एक पुरुष पढ़ पढ़ता है तो अपने घर की देख रेख अकेले करता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो दो जिम्मेदारी निभाती है। एक तो अपने मायके की निभाती है और दूसरे अपने ससुराल की निभाती है। देख लेना चाहता है किसी परिवार में जिस घर में पढ़ी लिखी लड़की होगी उसके घर में घुस के देख लेना, जिसके घर में पढ़ी लिखी नहीं होगी उसके घर में घुस के देख लेना। जैसे उसके घर पढ़े लिखे लोगों के घर में घुसोगे और पढ़ी लिखी लड़की होगी उसके घर में कायदे से चंदा बिछा होगी, कायदे से बर्तन लगे होंगे, कायदे से धो मांस के रखा होगा। और जहाँ नहीं पढ़ी होगी वहाँ ये बर्तन पानी पिया ये अभी तो भाई लेके जब आएगा समय तो धो के खा लेंगे। ये रखने का, ये करने का, ये जो तजुर्बा है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते कि अपने मायके में जब तक वो शिक्षा ले उस परिवार को सुरक्षित रखे और जब वो अपने ससुराल में जाए तो वो अपने ससुराल को भी अच्छी तरह से रखे। इसलिए महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात की, लेकिन कमी और की नहीं है, कमी औरतों की नहीं है, पुरुषों की नहीं है, सिर्फ कमी सूझबूझ की। बहुत संगठन चलाते, ये बात मैं पहले नहीं कर पाता था। मैं पहले बात करता था प्रमोशन रिजर्वेशन चाहिए, पहले मैं ये बात करता था कि मुझे अधिकार चाहिए, पद पे जाना चाहिए, वैकेंसी भरी जानी चाहिए, हमें एक पोस्टिंग से दूसरे पोस्टिंग पे अच्छे जगह जाना चाहिए। क्या हमने तब बात कही थी कि जो हमारे गांव में, जो हमारे गली में, जो हमारे मोहल्ले में लोग हैं उनके पास हमें जाना चाहिए। भवन ने डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हमारे वो लोग जो कर्मठ लोग हैं, कहीं अभी झांसी में आप देखिए एक अपने को उद्योगपति महिला, वो बार महीने भर कहती रही मुझे पदाधिकारी बनाइए, पदाधिकारी बनाइए। मैंने कहा पदाधिकारी नहीं बनाइए, आप अपने स्वेच्छा से बताओ क्या करोगे। उसका गैस की एजेंसी है, उसका अच्छा परिवार चल रहा है, उसकी ससुराल सागर में है, यहाँ मायका है, और दोनों परिवार को कायदे से रख रही है और अभी मेरी पिता का संयोजन बनी। एक गांव में चारपाई बिछाई पड़ी। हमने कहा कि ये धन दौलत थोड़ा अभिमान नीचे करके काम करना, तभी तुम्हारा सम्मान गांव में हो। वो गली पूछे में तमाम अनपढ़ लोगों को बीच में बैठ गए, उनको सबसे पहले गैस मिला क्योंकि उसको देना था तो वो देती किसी और को, लेकिन जब गांव जाने लगे तो उसको असलियत पता लगने लगा कि चूल्हा किसका बांटूंगा मैं, भरेगा देश प्रधानमंत्री का। जब आप वहां पहुंचोगे तो अपने समाज के लोग एक तरह से साथियों, मैं बात आपको बता रहा हूं कि कितने कर्मठता से हमारे साथी लगे हुए हैं पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, हर जिले भर में अब ये संकलन चलता जा रहा है। आप सबसे आग्रह करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, मेरे माँ बाप भी नहीं पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा, मेरे घर में 16-17 लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग अभी रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं। हमने 12 साल पहले नौकरी छोड़ी और 12 साल में मैं कुछ करके दिखाऊंगा। 12 साल में संगठन आपके साथ कहीं दिखेगा, आएगा और प्रकाशित हो। बाबा साहब
हमारे हमारे बीच में नहीं, हमारे बीच में नहीं है, तो उस किसान को आप लोग पूछ रहे हैं। भवननाथ हो सकता है निकम्मा हो जाए, भवननाथ चला जाए कहीं, हमारे साथी कहीं चले जाए, लेकिन इस संगठन की बागडोर आप लोगों के साथ रहेगी और आप लोग इसको चलाएंगे, निभाएंगे। मैं ये नहीं कहना आप जो है राजनीति में न जाओ, आप अपनी प्रगति न करो, आप अपने को निस्तानाबूद कर दो, आप अपनी नौकरी भवननाथ पासवान के कहने को छोड़ दो। कतई नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप अपनी नौकरी करिए, अपना संगठन चलाइए, अपने साथियों को साथ लेकर उनको बताइए। हो सकता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान ना हो सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा ना हूं, लेकिन कभी कभी मेरे ऐसे साथी मिल जाएंगे जैसे मुझे उनसे ज्ञान लेना है। भाई नील सिंह महरिया अगर पढ़े लिखे होते तो कुछ और भाषा बोलते, पढ़े लिखे होते तो कुछ किताबों का उदाहरण देते, लेकिन समाज में इन्होंने जो काम किया, बहरिया समाज के लोग अभी लखनऊ को उठा लिए गए थे, एक कहीं डकैती पड़ी और ये बंदा 3 दिन तक थाने में रहा और लगातार थाने में जाता रहा और हमसे टाइम दे के हमसे रहा कि आपसे मिले, इसमें हमारी मदद होनी चाहिए। हमें कहा एक तो तुम सरकार में, सरकार का फादर हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम्हें मदद करता हूँ और तुम खुद जिम्मेदार आदमी हो, तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और तुम बहरिया समाज के लिए जाओ। ये लगे रहे अंततः ये हुआ कि वहां का थानेदार जो कट्टर विरोधी था वो उसको झुकना हुआ और सबसे पहले एक आदमी अपने परिवार, मैं नहीं कहता कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने जाति में न जाओ, आप घूम जाओ। अगर आपने शिक्षित करने की कोशिश की तो आपका समाज अपने आप आगे दिखने लगे। पासी है पासी में जा रहा, धोबी है धोबी में जा रहा, चमार है चमार में जा रहा, कहाँ जा रहा? बाबा साहब ने ये जो जातियां हैं इनको फिरौने के लिए ही सूचित जाति बनाई। अभी तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन लोगों से आप कहिए कि शेड्यूल कास्ट का मतलब बता, पता ही नहीं है शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है। जो सवर्ण है उनसे पूछिए कि शेड्यूल कास्ट का क्या मतलब है, अरे कहीं शेड्यूल भाई चमार पासी धोबी बंदी यही तो अपने पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या, उनको भी नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। शेड्यूल मतलब अनुसूची होती और अनुसूची का अंतर्गत आने वाली जितने कास्ट है वही शेड्यूल कास्ट है और 67 जातियां जो शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट में इनको कर दिया। ये सब पिछड़ी जात के लोग हैं और सही मायने में पिछड़ी जात के लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हम पिछड़ी जात किसको कहते हैं? जो बाबा साहब के लिस्ट में नहीं है वो भी पिछड़ी जाती है, उसको कहते हो ओबीसी। अदर बैकवर्ड्स है, हम तो बैकवर्ड्स ही है, वो अदर बैकवर्ड्स है, हम लिस्टेड है, उनकी लिस्ट नहीं है। और जब बात करते हैं बहुजनों, क्या अहिर बहुजन नहीं है क्या पटेल बहुजन नहीं है क्या लोहार बहुजन नहीं है क्या, लोहार बहुजन नहीं है क्या, कांची बहुजन नहीं है क्या, कुशवाहा बहुजन नहीं क्या, मौर्य बहुजन नहीं क्या है। लेकिन उसके अंदर एक भाव भर दिया गया कि तुम चमारों से बड़े हो, पासियों से बड़े हो, धोबियों से बड़े हो, इसलिए तुम उनसे ऊपर क्या ब्राह्मण हो गए, ऊपर क्या ठाकुर हो गए। उससे पूछो कि भाई यादव जी तुम क्या हो, ठाकुर हो? कहेगा नहीं। भाई पटेल जी तुम ठाकुर हो? कहेगा नहीं। पूछो भाई तुम ब्राह्मण हो? कि नहीं 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 हम तो ब्राह्मण से बहुत दूर हैं। कहो बलिया हो? कि नहीं नहीं नहीं। तब क्या हो? तब क्या हो? तब तो शूद्र ही हो। तब तो वो शूद्र ही है ना, तो उसको बताओ कि तुम भी शूद्र हो। ज्यादा उछलो नहीं, तुमसे सब्जी
लेना था इसलिए घर बुलवा दिया, तुमसे दूध लेना था इसलिए घर में घुसने दिया, हमसे झाड़ू लगवाना था इसलिए नाली साफ करने के लिए वाहे पैखाना साफ करो, हमको छुए नहीं। इस देश की व्यवस्था पर हमने लिखा कि जो गंदगी करता है वो ऊंचा होगा और जो गंदगी साफ करता है वो सबसे नीचा होगा। जो सफाई करने वाला साथी हमारा है उसको आज सोच लेना चाहिए, जो शासन सत्ता में बैठा हुआ आदमी है उसको सोच लेना चाहिए जिस दिन ये जगेगा और सफाई का काम छोड़ देगा, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश गंधाने लगेगा, साफ नहीं हो सकता, किसी के दम नहीं हो सकता। और सबसे बदतर पोजीशन उसको देखा जाता है और सबसे कम वेतन उसको दिया जाता है। उसकी हमारी हालत सोचिए कि क्या गुजरती होगी। तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए दारू पी के और गंदगी साफ करता, मुंह बांध के गंदगी साफ करता, तुमको स्वस्थ रखता है। ऐसे साथियों की तनख्वाह इस प्रदेश में, इस देश में जो IAS अधिकारी है, क्लास 1 अधिकारी है, उसके बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं करते हो तो हमारे दलित भाई जो सफाई करने के काम कर रहे हैं उनको सफाई छोड़कर उनको रिक्शा चलाना चाहिए, सब्जी बेचना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए, लेकिन सफाई का काम नहीं करना। अगर वो सफाई का काम है, मेरे मोहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए 20 रुपए देते और 1 दिन से 2 दिन हो जाता है कूड़ा उठाने के लिए, तो जो कूड़ा उठाने वाला आता है वो अपने घर की गंदगी से नाक पकड़ लेता है और कूड़े वाले की गाली देता है। हम क्यों नहीं आए, सब गंदा हो, पूरा घर गंदा। एक दिन एक साथी ने एक पड़ोसी, मैं दिल्ली से लौट रहा था और ये टैक्सी पैदल अपने घर की तरफ जा रहा, बैठिए जवाब सुन लीजिए साथियों। वो एकदम रहा, साले लाठी पड़ेगी, कूड़ा उठाने का नहीं है, पूरा घर बदबू कर रहा। और जैसे वो साथी उसको बेटे मेरी तरफ हुए, सोचे कि हमारा नेता आ गया, ये हमारी मदद करे। साथियों मैंने एक शब्द कहा, मैंने कहा कि ठीक है, तुम लोगों को तो लाठियों से पीटना चाहिए, कल क्यों नहीं आया इनके घर की गंदगी साफ कर। और अगर आज इनके घर का कूड़ा तुमने उठाया तो मैं तुम्हें लाठियों से पीटूंगा और कल से इनका कूड़ा न उठाएंगे, ये जाके खुद उठाएंगे, उनकी औकात पता चल जाएगी। उनको कहना लाठियों से पीटेगा। मैंने कहा एक दिन कूड़ा नहीं खाए, ये पोजीशन है। अगर तुम इनका कूड़ा 7 दिन नहीं खाओगे तो तुम्हारा काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जब तुम्हें भैया कहकर बुलाएगा, पैसा बढ़ा देगा और तुम्हारा हाथ को करेगा जो ये कहेंगे। साथियों मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें समझ होना है, हमें मजबूत होना है। और कैसे मजबूत होना है, लाठी डंडा फरसे से नहीं, हमको कलम से मजबूत होना है, बुद्धि से मजबूत होना, उसकी वजह से हम गोली नहीं चला। अगर तुम्हारा संगठन मजबूत है और 20 आदमी थाने में हो जाओगे तो थानेदार खड़ा हो जाए, अरे केला भाई आप तो पुराने नेता हमारी, और कहीं नेता अभी अकेले चले थे तो क्या कहेंगे, बड़ी नेतागिरी बसपा सरकार, बड़ी नेतागिरी संगठन। तो इसीलिए कहा कि कलयुग में संगठन नहीं बना, संघ शक्ति कलयुग, संघ की शक्ति कलयुग में बहुत मजबूत आएगा। साथियों बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर मैं यात्रा करूंगा।
कि स्वेच्छा से जो मेरे साथ मेरी मदद करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, वो तन मन धन से अपने स्वेच्छा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस दिन आप लोग कहोगे कि भवननाथ अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, मेरा लिखा पढ़ी में ले लो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा, आप लोग ले लीजिए। अरे अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जो संगठन कर रहे हैं उनको जो भी मिल जाए, लेकिन कोई और साथी संगठन में होना चाहिए जो कर्मचारी अधिकारी हो। आप लोग जैसा करेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप सबने बहुत समय लिया, इतनी मेहनत से और इतने भीड़ भाड़ के माहौल में इतना जबरदस्त, इतने अच्छे से बर्ताव के बीच में हमने सुनने को मिला और हम कुछ सीखे हैं आप सबसे। हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं इस अध्ययन को, जिन्होंने बड़ी कर्मठता से उनके पूरे साथी और आज की सभा को सफल होने के जिन लोगों ने साथ दिया उन सबको और जिन लोगों ने अपना बहुत समझ दिया उन सबको बधाई देते हुए एक बार मैं भी आप लोगों ने बड़ी जोरदार नारा लगाया, बहुत नारा। हम नारा लगाते हैं बाबा साहेब, लेके जा रहे हैं अल्लाह बचाते वैसे ही आवाज सड़कों पर चला रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।